हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, मैं आपको लाइव तो नहीं आ पाया आज, कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए, ठीक है। बट मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए डाल देता हूँ आज। कल से फिर हम लोग लाइव हो जाएंगे, ठीक है। जो टेक्निकल इशू था वो सही हो जाएगा शाम तक। तो आज ऐसे ही पढ़ लेते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर से, ठीक है। ओके। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा चल रहा है उसका ये थर्ड लेक्चर है। मैंने आपको बताया था कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ अगर हमारे पास आइंस होते हैं तो उसके अलग अलग टाइप के हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर हम बात करें यूनिवेलेंट की, तो यूनिवेलेंट में जो हमारे आइंस होते हैं तो उनके ऊपर +1 चार्ज आपको मिल जाएगा। जैसे Ag के पास यहाँ पर +1 है, Au के पास है, Ti के पास है, कॉपर के पास है, ठीक है। तो इन सभी के पास आपको +1 चार्ज मिल जाएगा। और अगर ये +1 चार्ज शो करते हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक इनके सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। Ag अगर +1 शो करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो शो करेगा इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो 2 होगा, ठीक है। अगर Au +1 शो करता है तो उसके 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे 2 और 4। ऐसे ही Ti का 2 हो जाएगा, Cu का 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डाइवेलेंट की, डाइवेलेंट्स आयन की, तो डाइवेलेंट जो आयन होते हैं वो जो डाइवेलेंट आयन होते हैं जिनके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है उनका अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आपको देखेंगे। बी यानी कि वेनेडियम का जैसा आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पॉजिटिव है, 6 शो करता है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बैठे हुए मेटल एटम यानी कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। कोबाल्ट का अगर पॉजिटिव 2 है तो 4,6 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने ये बताया भी था क्लास में अंदर। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि डाइवेलेंट होगा, यूनिवेलेंट होगा, ट्राईवेलेंट होगा तो क्या होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरीके के आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आयन मिल जाएंगे, ठीक है। Zn, Pd, Pd, Ag, ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक इनके सामने लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्राईवेलेंट आ जाता है। ट्राईवेलेंट के बारे में अगर हम देखें तो ट्राईवेलेंट कौन कौन से होंगे? स्कैनेडियम है, ठीक है, जिस 3 पॉजिटिव शो करता है। अच्छा, स्कैनेडियम के बारे में मैंने आपको बात भी बताई थी। स्कैनेडियम डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट का एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जो जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट केवल एक ही शो करता है, जो है +3, ठीक है। और ये उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगला जैसे क्रोमियम है, आयरन है, कॉपर, कोबाल्ट है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, ठीक है। और ये हमारा गोल्ड है। इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर सबके सामने लिखे हुए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होगे, कोबाल्ट के आगे 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है, 6 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट अगर 3 पॉजिटिव शो करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। अब बात करते हैं हम लोग टेट्रावेलेंट की। टेट्रावेलेंट में आप लोग देख सकते हो, टेट्रावेलेंट में अगर प्लेटिनम है, Pd है, तो प्लेटिनम और जो पलाडियम होंगे, अगर प्लेटिनम 4 पॉजिटिव शो करता है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर पलाडियम 4 पॉजिटिव शो करता है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। यहाँ तक वैसे भी मैंने आपको क्लास में समझा दिया था, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा जो न्यू टॉपिक आज का निकल के आता है वो है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या? हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे अब, ओके। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में मैं आपको बता दूँ, बहुत मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। जो सिडविक नाम के जो साइंटिस्ट थे हमारे पास, सिडविक प्रपोज इफेक्टिव नंबर एब्रिविएट एज EAN, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने दिया EAN, ओके, विच इज़ डिफाइंड एज अ रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मेटल एटम और आयन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर एटम ऑफ द लीजेंड्स, ठीक है। इसका मतलब ये कहता है कि ये जो हमारा EAN है, ये रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है सेंट्रल एटम के पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बैठा हुआ है, जब ये अपने ही लीजेंड से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। यानी कि आपको पता होगा, जनरल फार्मूला हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पढ़ा है कि ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में MLN और बाहर BY या फिर उसके पहले AX, ठीक है। तो वहाँ पर जो L है यानी कि लीजेंड जो है, यानी कि LN का मतलब है नंबर ऑफ़ लीजेंड्स हैं। तो उनका मतलब ये होता है कि जो लीजेंड्स हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं मेटल एटम को, ठीक है। अब कितने मेटल एटम को टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, उनका रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। इसके लिए सिडविक जी ने एक फार्मूला प्रपोज किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम द डोनर एटम इंटू 2,
तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। बहुत आसान फार्मूला है, इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल है कि आपका क्या करना है, सबसे पहले आपको कि जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर में मेटल बैठा हुआ है उसका आपको एटॉमिक नंबर लेना है। जब आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा उसका, फिर आपको क्या करना है कि उसमें से वो माइनस करना है जो उसके पास चार्ज गेन करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आयरन है, अगर आयरन +2 गेन कर रहा है तो वो +2 उसका जो है माइनस हो जाएगा उसमें से, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द डोनर एटम उसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करा रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के कोऑर्डिनेशन नंबर से, यानी कि 2 × CN। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हो, ठीक है। जैसे किसी भी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी का भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। 4 है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। अगर आपको कैसा भी कोऑर्डिनेशन नंबर से हो रहा है तो आपको बस आंख बंद करके 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। नाउ यू विल गेट द टोटल जनरल फार्मूला टू फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बाय द सिडविक जी, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल्स हमको दिखाए गए हैं, आप नोट भी कर लीजिएगा सारी थ्योरी वगैरह, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमको दिखाए गए हैं, सिडविक जी ने दिखाए हुए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जैसे K4FeCN का होल 6 है पहला, ठीक है। आप देख पा रहे होगे ना इसको। तो अगर हम देखें इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि K4 है ना, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ठीक है। K4 है, K पे पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है तो ये कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। +4 हो गया ना। अब ये +X मान लेते हैं इसको, Fe को हमें पता नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट, X मान लेते हैं। अब CN का हमें पता है -1 चार्ज होता है तो ये -6 हो जाएगा। -1 × 6 = -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अगर आप यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए -6 और +4 कितना होता है, -2, और वो ट्रांसफर हो जाएगा 0 साइड में तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी Fe की, आप ऐसी सारी की निकाल सकते हो, ठीक है, जितने भी मेटल आइटम है आपके पास। ओके, तो Fe के यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितना आ गई, +2 आ गई, ठीक है। Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास कितना है यहाँ पर, 26। ओके, 26 है हमारे पास एटॉमिक नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हो, CN के नंबर, CN का कितना नंबर लगा हुआ है यहाँ पे, कितना लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं और आप फॉर्मूले में अप्लाई करने जा रहे हो। तो फॉर्मूले में अप्लाई कैसे था, मैंने बताया था, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर लिखना है 26, फिर उसमें से आपको उसके चार्ज को माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको चार्ज दे रखा है, ठीक है। फिर प्लस लगाना है आपको, फिर आपको प्लस का साइन लगाना है। फिर आपको क्या करना है, सीधे सीधे कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना है, 6 है, और मल्टीप्लाई कर देना है सीधे 2 की, तो कितना नंबर आ जाएगा यहाँ पे, 26 - 2 24, एंड 6 × 2 12 हो गया। 12 और 24 कितना हो गया, 12 और 24 हो गया 36, जो कि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम करने लगेगा, यहाँ पर आयरन जो होगा वो हमारा क्रिप्टन की जगह काम करने लगेगा, ठीक है। मतलब एज अ क्रिप्टन ये हो जाएगा पूरा। ऐसे ही आप देख सकते हो दूसरे वाले में CuNH3 का होल 4 SO4, इसमें कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 4 है। तो जैसे कि आप देख रहे हो 29 - 2 + 4 × 2 35 आ गया, ठीक है। और अगले वाले का ऐसे चेक करोगे, ऐसे ही लास्ट वाले का चेक कर लीजिए। NiCO का होल 4 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है वो न्यूट्रल लीजन होता है, और न्यूट्रल लीजेंस की जो ये परंपरा रही है कि वो हमेशा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को शो करता है, ठीक है। इसलिए Na की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 हो जाएगी। जिसके पास न्यूट्रल लीजन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 हो जाती है मेटल एटम की। और Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 - 0 हो जाएगा, और प्लस में 4 × 2 हो जाएगा, क्योंकि CO का होल 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास ऑलरेडी 4 है, तो 4 × 2 8 हो गया, और 8 और 28 कितना होता है, 36, तो हमारा आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। लास्ट वाले का आप देख सकते हो K2 है, Ni है, CN का होल 4 है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर Ni की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 हो जाएगी पोटेशियम में हमारे पास, ठीक है। और जैसा आप देख रहे हो CN का होल 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 28 हमारे पास हो गया, 28 - 2 26 होता है, और 4 × 2 8 हो जाए 26, और हमारे पास कितना हो गया 8, कितना हो गया 34। देखिए आपको 34 मिल गया यहाँ पे। ऐसे करके हम लोग इफेक्टिव नंबर निकाल सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, डरने वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ भी रखी होगी, हमने बताया था शेप वगैरह निकालने के लिए काम में आती है ये। 11वीं क्लास में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। BBD का ना पूरा नाम आपको पता भी होगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, ठीक है।
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आई यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फिगर पता करना चाह रहे थे, ज्योमेट्री पता करना चाह रहे थे, स्ट्रक्चर पता करना चाह रहे थे, इसलिए हम उसको लेके आए। ठीक है, तो इसमें कुछ इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, वो हम लोग एक बार देख लेंगे ध्यान से, है ना, क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोगों को चलना है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन बाय द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बॉन्डिंग शो करेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग कैसी तरीके की होगी, उसी से फिर हम लोग शेप डिज़ाइन जो भी ओरिएंटेशन है इसका वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंस मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशन मेटल्स हैव देयर डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स। ठीक है, या डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपको देखा होगा, आपने एक चीज़ पर फोकस किया होगा, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाते हो तो उसमें जितने भी मेटल एटम बैठे होते हैं वो सारे के सारे जितने भी मेटल एटम होते हैं वो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड टेक्स इनटू account the hybridization of orbitals since penultimate d orbital are nearer in energy to sp orbitals of outermost shell various kind of hybridization is possible। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे पास बैलेंस बॉन्ड हैं वो कैसे बनते हैं। बैलेंस बॉन्ड जो होते हैं हमारे पास वो सबसे पहले डिपेंड करते हैं आपके ऑर्बिटल्स पे। ठीक है, कि आपका ऑर्बिटल क्या है। अगर आपके पास डी ऑर्बिटल है तो वो पेनल्टीमेट जो होते हैं अंदर के जो एस पी ऑर्बिटल हैं उन पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कई कंपाउंड्स का आपने sp3d देखा होगा, sp देखा होगा, sp2 देखा होगा, वो आप p ब्लॉक तक देखते थे। लेकिन अगर हम जैसे भी डी ब्लॉक में एंटर करेंगे तो हमारे पास अभी कैसे आने लगेंगे, sp3d sp3d2 इस तरीके से आने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडेशन पता करेंगे। आप हाइब्रिडेशन तो आप जानते हो किस तरीके से होता है कि कितने ऑर्बिटल उसमें एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है sp3d लिखा हुआ है, दैट मीन्स एस का हमारा एक ऑर्बिटल जो है यूज़ हुआ है, पी के 3 ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं और डी का हमारा एक ऑर्बिटल यूज़ हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी ज्योमेट्री, इसका हाइब्रिडेशन, इसका ओरिएंटेशन पता कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लेते हैं इसके क्या क्या दे रखा है इसमें। पहला हमारा दे रखा है नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। पहला वाला जो हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा, ए नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल ऑन द सेंट्रल लाइन विच कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई द लीजेंड्स। सबसे पहले क्या है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। भाई एक बात बताओ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो MLN होता है ना, तो L क्या करता है, M को डोनेट करता है। जब L M को डोनेट करेगा तो M के पास खाली बक्सा होना चाहिए, है ना। अगर आप लीजेंड से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, खाली बॉक्स होना चाहिए जिसमें आप लोगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल बैठा हुआ है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए गेनिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द लीजेंड्स। ठीक है, ओके, द नंबर ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन फॉर द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जितने भी आपके पास, जितना उस मेटल के पास एम्प्टी होंगे बॉक्सेस, वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर को बिठाने के लिए एक बॉक्स की आवश्यकता होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को बिठाने के लिए कितने की होगी, 3 की होगी आवश्यकता। ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक लीजेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल नंबर हमारा पहला यहाँ पर ये समझ में आ जाता है। ठीक है, मैं आपको रूल नंबर 1 फिर से समझा देता हूँ एक बार। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको अगर लीजेंड से इलेक्ट्रॉन गेन कराने हैं तो मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और वो एम्प्टी ऑर्बिटल जितने भी होंगे वही हमारा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है। ठीक है, और वो डी ऑर्बिटल होने चाहिए, क्योंकि डी ऑर्बिटल में पहले एंटर करेगा ना वो, क्योंकि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, अगला क्या कह रहा है रूल, सेकंड रूल क्या कह रहा है, देखिए, द मेटल ऑर्बिटल और लीजेंड्स ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि मेटल का जो ऑर्बिटल होगा और जो लीजेंड का ऑर्बिटल होगा, दैट मीन्स लीजेंड का ऑर्बिटल वो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और मेटल का ऑर्बिटल वो जिसमें इलेक्ट्रॉन आके बैठेगा। ओवरलैप टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बैंड, और दोनों के दोनों जब आपस में एक दूसरे को डोनेट करेंगे, है ना, और गेन करेंगे, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग करेंगे, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को देते समय ओवरलैपिंग की कोशिश करेंगे, और ओवरलैप होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, एक बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलेंगे। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, एक्सटेंट का मतलब होता है ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी स्टेबिलिटी आपकी और इंक्रीज होती चली जाएगी उस कंपाउंड की। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग अच्छी कराओगे आपको स्टेबिलिटी भी और उतनी अच्छी मिलेगी कॉम्प्लेक्स की। डिफरेंट ऑर्बिटल यानी कि SP और D हाइब्रिडाइज्ड यानी कि DRI नहीं है, BRI है। ठीक है, हाइब्रिडाइज टू गिव ए सेट इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विच टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग विद द लीजेंड्स। ठीक है, और ऐसा करने पर जो आपका बन के आएगा, जितने ऑर्बिटल एक्टिवेट होंगे, यानी कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सबको आपको साथ में लिखना पड़ेगा। जैसे sp3d sp3d2 वट एवर। ठीक है, यू हैव
नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, देखिए थर्ड रूल क्या कह रहा है, ईच लीजन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। एक हमारा लीजन जो है ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रूल्स हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा, लेकिन ये फेल हो गई थी, मैं आपको पहले बता दूँ, बीबीडी फेल हो गई थी, फिर इसके बाद सीएफटी आई थी जिसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। पहले बीबीडी रूल क्या थे, फेल क्यों हुई, पहले ये तो पढ़ लें हम लोग, है ना। तो जो ये कह रहा है ईच लीजेंड्स डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा लीजेंड है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट कर सकता है मेटल एटम के लिए, ठीक है। अगला रूल क्या कह रहा है, नॉन बॉन्डिंग मेटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। यानी कि मेटल के पास जो अंदर पेनल्टीमेट सेल्स में, यानी कि अंदर की सेल्स में, डी से अंदर, ठीक है, अंदर की जो सेल्स में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं जिन्होंने किसी के साथ अभी पेयर अप नहीं किया हुआ है, वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यार ये तो हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ लिया था कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो केवल केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग करने में। इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंटेन, अगला रूल है ये पांचवा, इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने सब कुछ कर लिया और फिर भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो वो हमारा जो कंपाउंड होगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वही हमारे पास कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि उनका पक्का कोई ना कोई कलर होगा। अगर वो डायमैग्नेटिक आते हैं दैट मीन्स उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, उनके सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हैं, ठीक है। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हो जाएंगे तो इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और डायमैग्नेटिक हो जाएगा का मतलब है कि अब वो हमारा कलरलेस हो जाएगा, यानी कि अब वो कंपाउंड कोई भी कलर को शो नहीं करेगा, ठीक है। अगला रूल हमारा आता है, सिक्स रूल हमारा कह रहा है, अगला सिक्स रूल हमारा कह रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स, यानी कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक सीरीज़ पढ़ाई थी जिसका नाम था हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या नाम था, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक क्लास टेंथ के अंदर सीरीज़ थी जो आपने पढ़ के आए हो हमारे पास, रिएक्टिविटी सीरीज़, वो भी बहुत ज़रूरी थी याद करनी, और ये भी बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग वीक लीजेंड से चलेंगे और स्ट्रॉन्ग लीजन तक जाएंगे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लीजन में दो सबसे लास्ट में थे जिनका नाम था CO और CN, ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारे पास साइनाइडाइन, ठीक है। तो दो थे ये हमारे पास, कह रहा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस, अगर इनका इन्फ्लुएंस हुआ, स्ट्रॉन्ग का अगर इन्फ्लुएंस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फोर्स टू पेयर अप अगेंस्ट द हुंड रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। देखिए अगर आपके पास वीक लीजेंड्स आते हैं, ओके, अगर आपके कंपाउंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब तक के चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये मानी जाती है, ठीक है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए, ये आपको आगे बहुत देखने को मिलेगा, ये जो लाइन है ना इसका आपको एप्लीकेशन बहुत बार देखने को मिलेगा। कह रहा है अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसमें अगर आपका जो है वीक फील्ड लीजन बैठा हुआ है, वीक फील्ड लीजन मतलब जो बहुत कमज़ोर लीजन है, अगर वो बैठा हुआ है तो आप हुंड रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर दूसरे में फिल करेंगे, फिर तीसरे ऑर्बिटल में फिल करेंगे, जब आपके पास बचेंगे तो आप दोबारा से उनको पेयर अप करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर स्ट्रॉन्ग लीजन आके बैठ जाता है जैसे CO और CN, तो आप क्या करेंगे, आपके पास कितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो आपके पास कितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो मैटर नहीं करता है, सबसे पहले आपको पेयर अप ही करना है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, डजन मैटर, सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको पेयर अप ही करना पड़ेगा, ओके। तो हुंड रूल क्या कहता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हुंड रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बिठाना है, फिर आपके पास जब बचेंगे तब आपको दोबारा पेयर अप करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हुंड रूल के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें पहले अपना एक कमरा पूरा कर लो, एक कमरा पूरा भर लो 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर बाद में सोची जाएगी, ठीक है। ये होता है अगेंस्ट द हुंड रूल। ये कब काम करता है, जब ये CO और CN यानी कि स्ट्रॉन्ग टाइप के लीजन जब बीच में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे कि आप जानते हो कि हमारे शायद रूल्स ख़त्म हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हमारे रूल्स ख़त्म हो गए हैं, और जैसे कि आप जानते हो रूल्स ख़त्म होने के बाद में हमारे पास थोड़ी सी हाइब्रिडेशन है उधर, तो हम हाइब्रिडेशन चेक कर लेंगे अब कॉमन टाइप से हमारे पास। तो जैसे कि आप जानते हो, इनको आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है, कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन है ये, ठीक है। तो आप जानते हो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दे रखा है यहाँ पे 2 है। अगर मान लीजिए किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, ठीक है, 2 आ रहा है, तो उसका जो हाइब्रिडेशन होगा, यानी कि आप लोगों को ये फ़ायदा हो गया कि आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को देख के बता सकते हो कि उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, ठीक है। यानी कि टोटल ओरिएंटेशन यू कैन टेल अबाउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आफ्टर सीइंग द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन उसका एसपी हो जाएगा, शेप उसका लीनियर हो जाएगा, ज्योमेट्री उसका एक्स ए एक्स, यानी कि एक्स की जगह पे आप लीजन ले सकते हो, ए की जगह पे आप लोग मेटल जो भी आपने लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो हमारा हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 हो जाएगा, शेप आपका टेट्राहेड्रॉन होगा, और आप देख रहे हो ज्योमेट्री कैसे दिखाई हुई है, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन को 11वीं क्लास में हम लोग टेट्राहेड्रल के नाम से पढ़ते थे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हो सकता है कि उसका जो हाइब्रिडेशन है वो DsP2 हो। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास लीजन किस तरीके का है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर होगा, फिगर आप देख ही रहे हो, ठीक है। अगला कह रहा है कि अगर मान लीजिए 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो sp3d या DsP3 दोनों हो सकते हैं, और ये दोनों डिपेंड करेंगे आपके किस पे, हाँ बिल्कुल ठीक, स्ट्रॉन्ग लीजन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, जिसका हमारे पास नाम होगा ज्योमेट्री का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और आप देख सकते हो आपने 11वीं क्लास में बहुत बनाया है इसको, ठीक है। अगर वो 6 होगा तो सबको पता है ऑक्टाहेड्रल होता है, इसका भी D2sp3 या फिर sp3d2 हो सकता है, दोनों डिपेंड करेंगे लीजेंस पे, ठीक है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब एप्लीकेशंस आएंगे। तो इनका फिगर आप देख सकते हो ऑक्टाहेड्रल का, मैंने आपको कई बार ये बनवाया भी है XCF2 में, XCF4 में, XCF6 में, इस टाइप में, ठीक है। तो ये था, ठीक है, आज का सेशन आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट होंगे हाइब्रिडेशन से, फिर मैं आपको लिमिटेशंस भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप इतना कर लीजिए आज, थैंक यू। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन लोगों को कल से लाइव का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, ठीक है। और आप लोग जो मैंने क्लासेस में आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, ये तीसरा लेक्चर था, तो 2 लेक्चर में मैंने जो नोमेनक्लेचर आपको सिखाया है, जो लीजेंस के बारे में मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, और जो मैंने आपको और भी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे कि मैंने आपको एंटिटी के बारे में समझाया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, मैंने आपको डेंटिसिटी के बारे में समझाया, यूनिडेंटेड समझाया, बाईडेंटेड समझाया, एम्बीडेंटेड क्या होते हैं वो भी मैंने आपको समझाया, जो दोनों तरफ से कनेक्ट हो जाते हैं मेटल एटम से, यानी कि NCS और SCN, CN और NC, ठीक है। इस टाइप के आपको और देखने पड़ेंगे, और इस हिसाब से पेयर अप कर लीजिएगा, और लेक्चर आप लिखते जाइए। 3rd लेक्चर की थ्योरी आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अब कल मिलते हैं।